नमस्कार, अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। हाँ पूछिए। मेरा सवाल रजत जी से है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक आता है, ठीक है, उसका इलाज चल रहा है, इलाज खत्म होने के बाद उसको कितने टाइम गैप के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, या मतलब इलाज के बाद ही चेकअप कंटिन्यूस रखना चाहिए? नहीं, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका इलाज जो है कोई खत्म हो जाता है। उसका कुछ ना कुछ दवाएं जो हैं उसकी लगातार चलती रहती हैं, जैसे कुछ खून पतला करने वाली दवाएं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं चलती रहती हैं। जब हार्ट अटैक होता है उसके तो नियमित तौर पे जब तक वो डॉक्टर जो उनके बुलाते हैं तब तक, जैसे कभी हार्ट अटैक के जस्ट बाद में, हफ्ते के बाद में या 15 दिन के बाद में बुलाते हैं, जाना चाहिए। लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हों और ठीक हों तो करीबन और कुछ नहीं, करीबन 6 महीने से साल के बीच में एक बार अपना जो है जांच जरूर करानी चाहिए। ब्लैक सवाल। मेरा सवाल सपना जी आपसे है कि फलों में से ऐसे कौन से फल खाने चाहिए जो दिल के लिए फायदेमंद है? हम लोग नॉर्मली हाई फाइबर डाइट सजेस्ट करते हैं और हमारी ICMR की रिकमेंडेशन है कम से कम ½ kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टोटल कंबाइंड। और अगर कोई डायबिटिक है तो हम लोग मीठे फल, जो ज़्यादा मीठे फल हैं जैसे केला, आम, अंगूर, चीकू वगैरह, वो मना करते हैं। और हाई फाइबर तो सभी में है, तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको जनरली सिर्फ फलों में नहीं, आपको फल और सब्जियां मिलाकर और जितने मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको इनसे डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स यानी अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अगला सवाल। मेरा सवाल सुभाष चंद्र आपसे है कि अगर हम तेल को देखेंगे तो हम कौन से तेल खाना चाहिए और कितना लेना चाहिए जो हमारे दिल का ख्याल रखे? या एक आम कारण दिल की बीमारी का है, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं और खासकर बाजार में खाते हैं। बाजार में एक बहुत गंदा तेल यूज़ करते हैं जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। वनस्पति के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं जिससे हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो जाती है। तो सबसे तेल अच्छा माना गया है सरसों का तेल, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं। या कनोला ऑयल, रेप सीड का तेल, ये भी अच्छा माना गया है। इसी तरह सोया का तेल भी अच्छा माना गया है, लेकिन रिफाइन नहीं होना चाहिए। रिफाइन करने से खराब हो जाता है, क्योंकि रिफाइन को 180 पे हीट करते हैं और दोबारा जब हम करते हैं फ्राई तो फिर दोबारा हीट करना, बार बार हीट करने से तेल खराब हो जाता है। सरसों का तेल सबसे अच्छा माना गया और एक रिसर्च हुई है इंडिया के अंदर 6 सेंटर्स में। जो लोग सरसों का तेल यूज करते थे उनको 70% हार्ट अटैक कम हुए हैं उनके मुताबिक सनफ्लावर ऑयल के बराबर, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने सुना अखरोट के अंदर ओमेगा 3 होते हैं, इसी तरह इसके अंदर सरसों के अलावा और मान लीजिए सरसों की स्मेल सबको नहीं पसंद, सरसों को पसंद नहीं तो मैंने कनोला ऑयल कहा। कनोला रेप सीड ऑयल है, ये इंपोर्टेड ऑयल है। तीसरा ऑयल जो है सोयाबीन ऑयल है, उसके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। और चौथा ऑयल जो आजकल बहुत यूज हो रहा है ऑलिव ऑयल है, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 3 इतना नहीं है। लेकिन मैं इसी क्रम में कहना चाहूँगा सबसे अच्छा सरसों का या कनोला है। कनोला रेप सीड है, इंडिया में नहीं होता है। और दूसरा सोयाबीन का है और तीसरा हम कहेंगे कि ऑलिव। और गोलगप्पे और आलू टिक्की वो फ्राइड होता है, देखिए उसके बहुत गंदे तेल के अंदर यूज करते हैं। हाँ। जितने भी ये यंगस्टर जो ये जो जंक फूड कहते हैं, अमेरिका में देखिए वहां उन्होंने कहा ट्रांस फैट्स में नहीं मिलेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में उन्होंने जंक फूड चेंज कर दिए, क्योंकि ये ट्रांस फैट्स के अंदर बनते थे। ट्रांस फैट्स का मतलब है कि वनस्पति में बहुत टेस्टी होता है, हमारे बिस्किट तक उसमें बनते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फूड अगर लेबलिंग हो जाए तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। ट्रांस फैट्स बिल्कुल यूज नहीं करिए। ये जो आप बाहर खाते हैं ढाबे में या फास्ट फूड खाते हैं वो सब ट्रांस फैट्स में बनते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है और टेस्टी होता है। उससे जो सर ने बोला है, हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि एक एडल्ट को अपना पूरे महीने में ½ kg लेना चाहिए ऑयल, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो और ये हम और भी कम कर सकते हैं। अगर ओबेसिटी होती है या डायबिटिक कंडीशन होती है तो हम लोग 2 से 3 चम्मच यानी 10 से 15 ग्राम पर डे बेसिस पे एडवाइस करते हैं। और हम लोग हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल सजेस्ट करते हैं। तो उसमें जैसे सर ने बताया, मस्टर्ड ऑयल डेफिनेटली इज द बेस्ट, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो आप अपनी एक सब्जी सुबह की अगर आप अपने सरसों के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, आप शाम की सब्जी दूसरे तेल में बना सकते हैं। और हम लोग को ट्रांस फैट से बहुत बचना है। वो सैचुरेटेड फैट हम उसको कहते हैं जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे मक्खन है, घी है, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस ट्रांस फैट होते हैं। तो ट्रांस फैट जैसे आप तले हुए भटूरे, ओवर फ्राइड समोसे, आपके जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, बेकर्स ट्रांस फैट को स्पेशली इसलिए यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोजनेटेड लिक्विड ऑयल,
जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो हम लोग को इन सब चीजों से दूर रहना है, ट्रांसफैट बिल्कुल नहीं यूज करने, वनस्पति और मार्जरीन स्पेशली, ये 2 चीजें, और बाकी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करना है। सो 2 से 3 ऑयल्स जो हम हर 2 या 3 महीने में चेंज करते रहे, उसमें अलग फायदा देते। अगला सवाल मैं सपना मैम से पूछना चाहूंगी, मैम डायबिटीज पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटिक्स को हम लोग एक्चुअली उनका पूरा असेसमेंट करते हैं कि उनका डाइटरी पैटर्न क्या रहा है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद हम उनकी प्रोफाइल स्टडी करते हैं, उनका ब्लड शुगर कैसे जा रहा है। जो पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं उनको हम अलग थोड़ा सा डिफरेंट वे में डील करते हैं। उनको बहुत एक रिजिड, उनको अपने टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इंसुलिन के शॉट के 10 या 15 मिनट के बाद, और लॉन्ग एक्टिंग है तो हाफ एन आवर के अंदर डाइट लेनी है। और हम लोग उनको एक 6 मील पैटर्न सजेस्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर। ऐसे उनको अपने हर 3-3 घंटे में खाते रहना चाहिए, जैसे कि शुगर लेवल्स नियमित रूप से रेगुलर वे में कंट्रोल वे में रहते हैं। और उनकी डाइट भी हम लोग उनकी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग का एक सिंपल फॉर्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 शुड बी योर आइडियल बॉडी वेट। उस आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हम कैलोरीज डिसाइड करते हैं कि वो सेडेंटरी वर्कर हैं, मॉडरेट हैं या हैवी वर्कर हैं। उसके हिसाब से हम उनकी कैलोरीज तय करते हैं और फिर हम ब्रेकअप करते हैं कि उसमें से इतना प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए, इतना प्रतिशत वसा आनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल मनीष सर से है। सर, गांव में और उसके आसपास के इलाकों में हृदय रोग और जीवन शैली की जो बातें हो रही हैं, इसके लिए जागरूकता और सुविधाएं कितना महत्व रखता है आपकी नजर में? देखिए, गांव की अगर बात की आपने, तो शहरी निवासियों के मुकाबले गांव में ये जीवन शैली, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, सामाजिक संगठन बड़े मजबूत हैं, आपस में पर्सन टू पर्सन हर एक व्यक्ति से संबंध होते हैं, तो वहाँ इसका प्रतिशत कम है। और जितना भी वहाँ पर घटनाएं होती हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं नहीं है, देखभाल नहीं है, तो उनमें बचाव के बहुत कम चांसेस हैं। अगला सवाल रजत जी है, बाईपास में एक नई सर्जरी आई है, बीटिंग हार्ट, वो कितनी कामयाब? मेरे ख्याल डॉक्टर सत्संगी बेटर आंसर सर्जरी से कंसर्न हूँ। देखिए, बीटिंग सर्जरी जो है ये उतनी ही कामयाब है जितना ऑन पंप सर्जरी है। ऑन पंप सर्जरी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर पेशेंट बहुत सिक है, साथ में अगर उसको किडनी डिजीज है या उसके लंग्स जो है वो खराब हैं या वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑफ पंप सर्जरी है वो ज़्यादा जो है वो कामयाब है। और वैसे देखा जाए तो दोनों के ही रिजल्ट्स जो हैं वो करीब करीब बराबर ही हैं, कोई उसमें से इंफीरियर नहीं है और कोई सुपीरियर नहीं है। आज जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई 70 से 80% जो है वो ऑफ पंप सर्जरी हो रही है, लेकिन फॉरेन में जो है ऑफ पंप सर्जरीज का जो रेशियो है वो कोई 25% या 30% है। अगला सवाल। मेरा सवाल सुभाष सर से है। आज के समय में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना रखा जाए जो हार्ट अटैक से बचा जा सके? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे भारतवासियों के लिए बहुत कम माना गया है। 180 से कम होना चाहिए भारतवासियों का कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल में भी 2-3 तरह के होते हैं। एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसको LDL कहते हैं, वो 100 से कम होना चाहिए। और एक ट्राइग्लिसराइड्स है, वो 140 से कम होना चाहिए। और एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL जिसको कहते हैं, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा, 40 से ऊपर हो, 50-60 हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको ठीक रखने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम करना और ठीक प्रकार का भोजन करना है। जैसे हमने बताया, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 3 चीजों में पाया जाता है, उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। अंडे के पीले हिस्से में, मांस में पाया जाता है, और दूध के ऊपर जो मलाई आती है, रेड मीट की बात कर रहे हैं आप? सभी मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उनकी लाइनिंग कोलेस्ट्रॉल से बनती है, हालांकि क्वांटिटी सब में फर्क है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी, मक्खन, इन्होंने बताया, उसका नारियल का तेल, इसके अंदर को ज्यादा होता है, ट्रांस फैट्स के अंदर पाया जाता है। तो अपना खान पान अगर ठीक रखेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। और जितना कम हो उतना अच्छा है, कोई लिमिट नहीं है लोअर की। जितना लोअर, अगर आपका 100 है तो आपको चांसेस बिल्कुल नहीं है, अगर 150 160 है तो फिर थोड़े चांसेस हैं। तो बेहतर है शाकाहारी रहे। जी हाँ, शाकाहारी। फाइबर इन्होंने कहा, हाँ। फाइबर सिर्फ शाकाहारी फूड में मिलता है, कोई नॉन वेजिटेरियन में फाइबर नहीं। हाई फाइबर डाइट कैंसर के लिए भी अच्छी है, हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए भी अच्छी है, और पेट के कैंसर के लिए भी।
अगला सवाल। मेरा सवाल महेश जी से है। सर, ये मानसिकता बनी हुई है हमारी आज की कि बड़े अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ हमारा अच्छी तरह इलाज हो सकता है, परंतु वही सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में है, तो हम उसे किस तरह से दूर करें? मानसिकता कैसे बदली जाए? देखिए, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और जागरूकता के लिए सरकार ने काफी प्रचार और प्रसार माध्यमों के द्वारा जागृति कार्यक्रम शुरू किया है और उसमें यह बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज उपलब्ध है और आपने देखा होगा कि सरकार इस तरफ काफी ध्यान दे रही है और कम पैसों में गरीबों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का इलाज उपलब्ध है और मेरे ख्याल से जागरूकता बढ़ाने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता है और युवाओं का इसमें बड़ा भारी योगदान हो सकता है अगर वो समाज में ये संदेश लेके जाएं कि सरकारी सुविधाओं का पूरा उपयोग करें। सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, लोगों का एक छोटा सा ब्रेक आप लोगों का